हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 12th के हमारे इकोनॉमिक्स के नेक्स्ट चैप्टर की, एंड विच इज़ रिगार्डिंग द टर्म पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 7 है यहाँ पे। एंड पॉपुलेशन आज की डेट में बहुत ही बड़ा मैटर हो चुका है और इट्स हाई टाइम कि लोग इस चीज़ को समझें और इस चीज़ के इम्पैक्ट को समझें। तो पॉपुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। शायद हमने अभी तक इस चीज़ को इग्नोर किया है, इसलिए इसका इम्पैक्ट अब जिस लेवल पे देखने को मिल रहा है तो हमें पता चल रहा है कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। बिकॉज आज की डेट में इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ चुकी है आप जानते हैं। तो ऑलमोस्ट 140 करोड़ पीपल, तो कोई छोटी बात नहीं है, ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पे उन्होंने भी वही बोला है कि यहाँ तो चलो पुराना डेटा दिया, उन्होंने बोला कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है इट हैज़ मार्क्ड 7 बिलियन पीपल। अब एक्चुअली में देखा जाए तो ये अमाउंट 7.5 बिलियन से ऊपर है। और इसमें इंडिया में जब इन्होंने डेटा दिया तो 1.25 बिलियन पीपल थे। आज की डेट में ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन है, टचिंग है। 1.4 बिलियन कभी भी हो सकते हैं, आपका ये चैप्टर ख़त्म होने तक भी हो सकते हैं। तो पॉपुलेशन का जो रेट है, जिस रेट पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट रेट इज़ टू हाई और कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आगे इंट्रोडक्शन लेवल पे क्या बोल रहे हैं, क्या इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा हम लैंग्वेज के साथ देख लें। द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी गवर्नमेंट इज़ टू फुलफिल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन। सही है। फॉर दिस द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज अज्यूम utmost importance because only with the help of natural resources economic development becomes possible। अब यहाँ पे ये बोला है कि पॉपुलेशन जितनी भी होगी उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करना ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को ये ट्रबल लेना ही पड़ेगा, ये बोला हुआ है। हियर बिटवीन पॉपुलेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज देयर आर टू एस्पेक्ट्स। एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट फास्ट। वो सही है ना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं लेकिन लिमिटेड है। तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी यूटिलाइज हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा बोला है व्हेन अनस्किल्ड पॉपुलेशन राइजेस द नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी यूटिलाइज इन द बेस्ट मैनर। और इससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में अगेन प्रॉब्लम आ सकती है। अगर लोगों को रिसोर्सेज को प्रॉपरली और सिस्टमैटिकली यूज़ करना नहीं आता है तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। आगे बता रहे हैं, सो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन फॉर एन इकोनॉमी बिकम्स वेरी एसेंशियल। राइज इन पॉपुलेशन इज़ द रूट कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी। ये भी बोल दिया, सही बात है, क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ों का जो रूट कॉज है, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि पॉपुलेशन है। बिकॉज हमारा कंट्री ओवर क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है और इतनी पॉपुलेशन होना ही कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डिसएडवांटेज भी है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एडवांटेज है, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिसएडवांटेज भी तो है ना। तो हर चीज़ के दोनों साइड्स हैं, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन के भी दोनों साइड्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, अब उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, तो उस वजह से डेथ रेट कम हो गया है, बट साथ में बर्थ रेट कम नहीं हुआ है, उल्टा बर्थ रेट बढ़ गया है। और उसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि नेट पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। और ये नेट पॉपुलेशन में जो राइज़ हो रहा है, जो मतलब डेथ लोगों की हो रही है, उसके सामने जो बर्थ हो रहे हैं, तो बर्थ का रेशियो ज़्यादा है और डेथ का जो क्वांटिटी बहुत कम है। तो उस वजह से हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमें फेस करना पड़ रहा है। पॉपुलेशन राइज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट रीज़न फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स विच आर फेस्ड बाई द वर्ल्ड। द वर्ल्ड हैज़ नेवर एवर विटनेस्ड सच अ फास्ट रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एज इन द प्रेजेंट पीरियड, एंड इंडिया इज़ नॉट एन एक्सेप्शन। मतलब पूरे वर्ल्ड में जिस रेट पे पॉपुलेशन इतनी फास्ट ग्रो हो रही है तो कहीं ना कहीं सभी लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और इंडिया इसमें इंक्लूडेड है ऑब्वियसली। अब कुछ डेटा है इस चैप्टर में, मैंने ऑब्जर्व किया आपको मेजरली डेटा ही मिलने वाला है, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे बोला कि 1931 से 2011 के बीच में पॉपुलेशन में कंटिन्यूस राइज रहा। 1951 में इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 36 करोड़ थी, 36.1, और ये बढ़ते बढ़ते आज जाके 121.02 करोड़ 2011 के सेंसस में हुई है। अभी 21 का सेंसस तो होना है, कोविड की वजह से चीज़ें डिले हुई है और फ़र्क पड़ा है। और कहीं ना कहीं जब सेंसस होगा तब रियल पिक्चर पता चलेगा कि किस रेट पे ग्रोथ हुई है। ऑन एन एवरेज हम देखते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ लोग इंडिया में हर साल बढ़ जाते हैं। तो 10 साल के सेंसस के हिसाब से 140 करोड़ क्रॉस होना कोई बड़ी बात नहीं। फिर बोला इन द स्पैन ऑफ 60 ईयर्स पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 85 करोड़ पीपल, और एवरेज ग्रोथ जो है हर साल 2.5% का था, और ये 2.5% 2 करोड़ के आसपास हो ही जाता है अगर आप 100 करोड़ पे गिन रहे हो तो।
मोर पॉपुलेशन, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, हाई राइज इन पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें पॉपुलेशन एक्सक्लूजन में वैल्यू मतलब एड ऑन करती गई और 1970 से और ज़्यादा पेस पे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ होती गई है। इसके बाद बोला है पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, देख लेते हैं। सेंसस जो है वो हर 10 साल में हो रहा है ऐसा बोला, और इसका इनिशिएटिव किसने लिया था उसकी बात भी हो रही है। जमशेदजी टाटा, जो टाटा के फाउंडर पर्सन है, तो उनके इनिशिएटिव से ये सारी चीज़ें हुई है। फिर बोला आफ्टर दैट अ सिस्टमैटिक सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1891 एंड देयर आफ्टर इट हैज़ बीन कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर्स। तो ये फर्स्ट सेंसस इंडिपेंडेंट इंडिया का 1951 में हुआ, तब से हर साल होता जा रहा है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा दे रखा है किस तरीके से पॉपुलेशन इंडिया में चेंज हुई है। तो 1901 में जहाँ इंडिया में 23.8 करोड़ लोग थे और एवरेज इंक्रीमेंट जो हो रहा था वो 0.08% हो रहा था ईयरली बेसिस पे। अब ये बढ़ता गया। अच्छा, 1911 में पॉपुलेशन बढ़ी, 21 में थोड़ी कम हुई, 31 में फिर बढ़ी, 41 में बढ़ी, 51 में बढ़ी, 61 में बढ़ी। तो आप देख रहे हो कि हर डेकेड के साथ साथ पॉपुलेशन राइज हुई है, कहीं पे भी कम तो होनी नहीं है, वो ऑब्वियस है। लेकिन जो राइज का परसेंटेज है, जो ये वाला पार्ट है ना, जो परसेंटेज वाला पार्ट है, वो परसेंटेज भी इंक्रीज़ होता गया। ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि परसेंटेज भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो 0.08% का जो ग्रोथ था वहाँ से बढ़ते बढ़ते 1.64% तक चला गया। तो ये, और बीच में और बढ़ा भी है, 2.2 है, 2.22 है। तो ये जो परसेंटेज राइज आप देख रहे हो इतना हैवी, वो इम्पैक्ट कर गया है इकोनॉमी को। उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। तो ये डेटा सारा जो है वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को चार्ट के फॉर्म में बताया, कुछ नया नहीं है। अब ये एनालिसिस और कंक्लूजन है वो मैथमेटिकल है। उन्होंने बोला कि जो भी डिक्रीज़ इंक्रीज़ हुआ, बीच बीच में डेथ्स भी ज़्यादा हो गई, तो उसके रीजंस थे फेमाइंस, कॉलेरा, प्लेग, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे रीजंस की वजह से डेथ रेट भी हाई था। लेकिन फिर आगे चीज़ें सुधरती गई, प्लानिंग होती गई प्रॉपरली, 5 ईयर प्लान्स एंड ऑल स्टार्ट होते गए, तो पॉपुलेशन जो है इंक्रीमेंट की तरफ बढ़ी और डेथ रेट डिक्रीज़ हुआ, और उस वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हम आज देख रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि भाई इंडिया में एवरी ईयर 1.7 करोड़ 170 लाख पीपल जो है वो ऐड ऑन हो रहे हैं। और ऐसा बोलते हैं कि हर साल एक ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन आज की डेट में 2.5 करोड़ के आसपास है, और इतना हमारे इंडिया में ईयरली आउटपुट है, मतलब इतने लोग इंडिया में हर साल ऐड हो रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम तो रहेगा। चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड है, अभी भी है, लेकिन कुछ साल के बाद हम इसमें नंबर 1 हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन भी चल रही है, बिकॉज चाइना में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट उतना फास्ट अभी नहीं है जितना इंडिया में है। यंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा है, ग्रोथ रेट भी ज़्यादा ही होने वाला है। ठीक है। डेमोग्राफर्स फोरकास्टेड दैट बाय द ईयर 2000 इंडियाज़ पॉपुलेशन विल क्रॉस 100 करोड़ मार्क एंड इट हैज़ बीन प्रूव्ड राइट। वो तो प्रिडिक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं, हम भी कर सकते हैं। अब बोल रहे हैं कि 2025 तक पॉपुलेशन जो है वो 140 करोड़ हो जाएगी। मुझे तो लगता है उससे काफ़ी जल्दी हो जाएगी। 140 करोड़ के लिए हमें 2025 तक का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तब तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। अब मेल फीमेल का जो पॉपुलेशन का रेशियो है वो भी बता रखा है यहाँ पे। 1951 में क्या सिचुएशन थी, तो 51.3% मेल, बाकी फीमेल। 91 में भी कुछ रेशियो था, और 2011 में हम देख रहे हैं कि अगेन रेशियो उसी रेंज में है, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1-2% का फ़र्क है। लेकिन वो 1-2% भी पता नहीं करोड़ों में होंगे, और उस वजह से होता है भाई लोगों को अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, शादियों में प्रॉब्लम आती है, भाई लड़की नहीं है, लड़के नहीं है, वो सब चीज़ें होती है, फ़र्क पड़ता है। तो उसका एनालिसिस एंड कंक्लूजन दिया हुआ है कि कितना रेंज, कितना चेंजेस हुआ। ये तो आप डेटा पढ़ के खुद भी ऐसे कितने चेंज बता सकते हो। जेंडर रेशियो इन इंडिया, मतलब एक्सटेंट ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, जो सेक्स रेशियो या जेंडर रेशियो हम बोलते हैं, उसकी बात हो रही है। तो उसका डेटा देखेंगे तो ही पता चलेगा कहाँ पे क्या रेशियो है। वैसे बोला है कि एक्सेप्शन में केरला है, जहाँ पे फीमेल जो है बराबर है या ज़्यादा है। बाकी सारे स्टेट्स में जो है फीमेल कम है और मेल ज़्यादा है, वैसे बोला हुआ है। बता रहे हैं कि केरला में 2011 के सेंसस के हिसाब से 1000 मेल्स पे 1084 फीमेल्स थी, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया। और हरियाणा में ये डेटा सबसे कम था, 1000 पे 879। फिर आगे और भी डेटा दिखाया हुआ है कि ओवरऑल जो गैप है वो क्यों क्रिएट हुआ, क्या रीजंस है। डॉटर्स की अपब्रिंगिंग पे अटेंशन नहीं दिया गया, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया, और दूसरा अर्ली मैरिज, डाउरी सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें अपने इंडियन सिस्टम में कहीं ना कहीं परेशान भी कर।
बट अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिस्टम चेंज हुआ है, लोगों की सोच चेंज हुई है, गवर्नमेंट के भी इनिशिएटिव्स आए और हर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव्स लिए कि हमें चीज़ों को सुधारना है और ऐसे काम नहीं चलेगा। अब जेंडर रेशियो देख लेते हैं। इंडिया का और गुजरात का, हमारे स्टेट का भी कंपैरिजन दे रखा है और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम पीछे ही चल रहे थे टिल 1991 और 1991 के बाद इंक्रीमेंट हुआ। पर आज भी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ़ फीमेल इंडिया में ज़्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ़ फीमेल्स इन गुजरात पर 1000 मेल्स। तो रेशियो गुजरात का बहुत अच्छा तो शो नहीं कर रहा है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर एज वाइज पॉपुलेशन है, वो भी बात कर लेते हैं। क्या डेटा दे रखा है, डायरेक्ट डेटा पे चलता हूँ। देखो 0 to 14 ईयर्स की एज के जो लोग हैं उसके बारे में उन्होंने बताया कि ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 15 to 64 वाले बढ़ते जा रहे हैं एंड 65 एंड अबव वाले भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं। तो हम देखें अगर तो फास्टर रेट पे तो 15 to 64 वाले ही ग्रो किए कि हमारे पास जो यंग मिडिल एज क्राउड है वो ज़्यादा है और बच्चे और बूढ़े कंपेरेटिवली कम है। तो इसका एनालिसिस यहाँ पे दिख रहा है। ये थोड़ा इन्होंने अननेसेसरी एक ही चीज़ को बार बार प्रेजेंट किया हुआ है। एग्ज़ाम टाइम पे भी आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह से रिवाइज़ करो, अपने आप जल्दी ख़त्म होगा चैप्टर। रूरल अर्बन पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं जो इंडिया में है, उसका भी बाइफर्केशन दे रखा है। पहले रूरल और अर्बन का जो डेटा था वो आपके सामने है यहाँ पे कि रूरल पॉपुलेशन 89% थी, फिर धीरे धीरे वो 82% पे आई, 76 पे आई, 2011 में 68 पे आई। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि अर्बनाइजेशन जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है और रूरल पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। और वो चीज़ तो हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि अर्बनाइजेशन जो बोलते हैं वो ज़्यादा हो रहा है और लोग सिटीज़ में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। तो दैट इज़ वेरी कॉमन थिंग। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट डेटा देखते हैं। क्योंकि चैप्टर में डेटा ज़्यादा है ना, तो हम थोड़ा जल्दी इसको ख़त्म कर पा रहे हैं और ये अपने लिए अच्छा भी है। एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, आप पढ़ेंगे तो उसमें वही मिलेगा कि हाँ इतने साल में चेंज क्या आया, सेंसस टू सेंसस जब डेटा मिला तो क्या फ़र्क पड़ा, वो इसके अंदर बताया गया। अब बोल रहे हैं कॉजेज़ ऑफ रैपिड इंक्रीज़ इन पॉपुलेशन। तो क्या कॉजेज़ हैं, एक तो बर्थ रेट और एक डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट में ये है कि टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी है और हर साल कितने बर्थ हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ बर्थ रेट। और डेथ रेट में भी सेम, और जो उसका डिफरेंस है वो एड ऑन हो रहा है नेट पॉपुलेशन। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 1951 में पर 1000 पर्सनस जो बर्थ रेट था वो 39.9 था, तो काफ़ी हाई बर्थ रेट था। और फिर ये चीज़ जो है 2011 तक आते आते कम हो गई है, 21.8 हो गई है। तो देखिए इसका क्या एनालिसिस है। तो ये बोल रहे हैं कि जो बर्थ रेट है वो रिड्यूस तो हुआ है धीरे धीरे, तो रिडक्शन हो रहा है लेकिन स्लो पेस पे, ये भी बताया। और बाकी चीज़ें भी दे रखी हैं, इसके रीजंस भी है। द मेन रीज़न फॉर दिस आर लो लेवल ऑफ एजुकेशन, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, लो इनकम लेवल। हाँ ये बातें सही है कि एजुकेशन लेवल लोगों में कम था, मेल चाइल्ड का प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा था। उस चक्कर में होता है भाई कितनों के वहाँ किसी के वहाँ बेटी हुई है तो बोले नहीं बेटा चाहिए, एक और बच्चा प्लान करते हैं, फिर बेटी हो गई, फिर एक और करते हैं। ऐसे पुराने टाइम पे, आज के टाइम में ये सोच नहीं है। आज के टाइम में तो ऐसा है कि भाई लोग बेटियों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं और अच्छे से उनको पढ़ाते लिखाते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज के टाइम में ऐसा फ़र्क बहुत ज़्यादा करके कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उल्टा लड़कियाँ ज़्यादा आगे जा रही है तो अच्छी बात है। एंड जिनकी भी डॉटर्स हैं, आज ये देखने को मिलता है लोगों में कि नहीं वी आर प्राउड कि हमारी बेटी है एंड वी आर वेरी हैप्पी। तो लोग खुश है कि भाई हमारी बेटी है। तो आज की डेट में वो चीज़ें कहीं ना कहीं सोसाइटी में मैटर नहीं करती है, लेकिन पहले के समय जब करती थी तब लोग बेटे की लालच में बच्चे पैदा करते जाते थे और पॉपुलेशन तो इंक्रीज़ हो ही रही है उस वजह से, तो वो होना ही था। डेथ रेट में क्या बोला है, ठीक है ये रेट बहुत कम हुआ ऑब्वियसली और डेथ्स रिड्यूस हो गई, और इस वजह से हम देख सकते हैं कि बर्थ रेट स्लो हुआ लेकिन फिर भी बर्थ रेट काफ़ी हाई है, 21-22 के आसपास दिख रहा था। उसके सामने 7 डेथ है, तो पर 1000 मेंबर्स हर साल कहीं ना कहीं 14 लोग तो ऐड हो ही रहे हैं ना, तो वो पॉपुलेशन कोई कम रेट पे इंक्रीज़ नहीं हो रही है, 1.5% तो हो ही गया। कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट देखें क्या रीजंस है। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैरिज, ठीक है मैरिज का सिस्टम है इंडिया में। द सोसाइटी डाउट्स एन अनमैरिड पर्सन। अब बोला है कि अगर वो शादी नहीं करेगा ना तो नहीं चलेगा। इंडिया में तो आप देखते हो अनमैरिड लोग अगर होंगे, बोले अच्छा शादी नहीं हुई आपकी, मतलब बड़ी बात हो गई कि भाई मैरिज नहीं की। तो वो हमारा रिचुअल है, सिस्टम है कि भाई शादी तो करनी है, तो लोग शादी करते हैं। अब अगर शादी करेंगे तो फैमिली तो आगे बढ़ानी है, और अगर फैमिली आगे बढ़ेगी तो बर्थ रेट बढ़ने ही वाला है, कनेक्टेड चीज़ें। अर्ली मैरिज
वो भी एक रीज़न है कि बच्चे मतलब छोटी उम्र में लोगों की शादियाँ हो जाती हैं और उस वजह से फिर आगे फैमिली और बढ़ती जाती है, तो फर्टिलिटी लॉन्ग स्पैन तक रहती है उनकी, और बच्चे पैदा करने की जो कैपेसिटी है वो क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करती है तो बच्चे ज़्यादा भी होते हैं, तो वो भी एक कॉमन सेंस वाला रीज़न है। विडोज़ की री मैरिज, वैसे ये बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसकी री मैरिज कराने में बुरा क्या, बट फिर उस वजह से भी तो आगे बर्थ रेट बढ़ेगा ना। प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड वाला रीज़न मैंने आपको बता दिया, ये बड़ा गलत है लेकिन पास्ट में हो चुका है। और जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो कहीं ना कहीं ये बोला है कि जॉइंट फैमिली का सिस्टम रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, और एज अ रिजल्ट द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड इज distributed among all the family members, hence a child does not become a burden लीडिंग टू हाई बर्थ रेट। तो ये भी है ना कि बच्चे हो रहे हैं, वो नहीं जॉइंट फैमिली बोलते बोले यार अब बच्चे पैदा तो करो, हम दादा दादी संभाल लेंगे, नाना नानी संभाल लेंगे, बड़े चाचा चाची संभाल लेंगे, तो बच्चा संभल जाएगा। आप अगर उसको बर्थ दे रहे हो तो आप ये टेंशन मत लो कि उसको संभालेंगे कैसे। तो बिकॉज जॉइंट फैमिली का सिस्टम है, कहीं ना कहीं ये बहुत ही ईजी हो जाता था बच्चों को नर्चर करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको संभालना। तो लोग फिर सोचते नहीं है कि ठीक है अगर हमारा बच्चा है तो हम बिज़ी भी हैं, हम काम भी कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो फैमिली में कोई तो है ना संभालने वाला, तो उससे फ़र्क पड़ता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या बोला है, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, ये एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं लोग समझते नहीं इस चीज़ को कि बर्थ रेट को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, और बोले ठीक है तो भगवान की देन है। बोले भगवान की देन कैसे, आपने कुछ नहीं किया क्या, तो ऐसी बात तो नहीं कर सकते, ठीक है अभी उस मैटर पे नहीं जाते, लेकिन भगवान की देन है ऐसा बोलना पूरी तरीके से ठीक नहीं, मेहनत तो आप ही की। लो लेवल इनकम, हाँ लो लेवल इनकम की बात भी हो रही है। द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इज़ कंसिडर्ड टू बी एन असेट। अपने इंडिया में फार्मिंग सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व है बोले नहीं ये बच्चा है, बड़ा होगा, हमारे खेत संभालेगा, हमारा पैसा बचेगा, और बाहर की लेबर को रखने के बदले घर के लोग काम करेंगे, तो असेट मान मान के इतनी असेट एक्यूमुलेट कर ली, अब संभालना भारी पड़ रहा है, तो बोले जितने ज़्यादा उतने अच्छे, मोर द मेरियर। तो वो जो कंसेप्ट पे चल रहे थे ना वो थोड़ा बेकार हो गया। अब इस वजह से ये है कि आज की डेट में छोटी छोटी दुकानों पे, चाय की टपरियों पे, वो सब जगह पे भी बच्चे काम करते हैं, जो अच्छा नहीं है बट करते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी का जो रेट है उसकी बात हो रही है। आउट ऑफ एवरी 1000 चिल्ड्रन बॉर्न इन द ईयर द नंबर ऑफ चाइल्ड डेथ्स बिफोर 1 year ऑफ एज, उसको मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं, और ये बहुत ही रिड्यूस हुआ है। पहले ये होता था कि 1000 बच्चे अगर होते थे पूरे साल में तो उसमें से 146 एक साल के अंदर डेथ हो जाती थी फॉर वन और दी अदर रीजन्स, लेकिन 2011 तक आते आते ये डेटा 1000 पे 146 के बदले 1000 से 41.4 हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे डेथ रेट कम हुआ है। और भी फैक्टर्स हैं, हाई फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी मतलब बच्चे पैदा करने की कैपेसिटी एक ह्यूमन बीइंग की, तो वो फर्टिलिटी रेट जो है वो कहीं ना कहीं हाई है, और 15 to 49 की एज में हाई रहता है, साइंटिफिक चीज़ है। बट फिर ये भी बोला कि इन 1961 द एवरेज ऑफ वुमन इन दिस एज ग्रुप गेव बर्थ टू 6 चिल्ड्रन, मतलब 1961 में इस एज की एक वीमेन या एक वुमन जो है 6 बच्चों को बर्थ देती थी, तो आप सोचो कितना प्रोडक्शन हाई था। अब 2011 तक आते आते वो 6 का 3 हो गया, तो चलो ये भी अच्छी बात है। और फिर क्या बोला, इसके रीजंस क्या है। अर्ली मैरिज लीड्स टू लॉन्गर फर्टिलिटी, द प्रपोर्शन ऑफ अनमैरिड वुमन इन द टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन द फर्टाइल एज इज़ वेरी लो, मतलब लड़कियों की शादी हो ही जाती है और यंग एज में फर्टिलिटी भी हाई रहती है, तो ये सारे रीजंस हैं। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग इन्फॉर्मेशन, फैमिली को प्लान करना कि भाई कितने बच्चे होने चाहिए, कब होने चाहिए, कब आपको और बच्चे नहीं प्लान करने चाहिए, तो वो सब चीज़ों की जो एक वो होती है ना कि समझ, वो लोगों में यहाँ पे कम थी, इलिटरेसी ज़्यादा थी, और उस वजह से ये इश्यूज़ क्रिएट हुए। कॉजेज़ ऑफ लो डेथ रेट, अब देखो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का सुधर रहा है, एपिडेमिक्स बीमारियां जो फैल जाती है उस पर कंट्रोल आ गया है, हर चीज़ में वो अपने बोलते हैं ना कि वैक्सीन्स आ गई है और ये सब आ गया है, ड्रॉट्स पे कंट्रोल हो गया, सूखा नहीं पड़ता है, नेचुरल कैलामिटीज़ के अगेंस्ट बचाया जा सकता है, तो उस वजह से डेथ्स कम होती है, नेचुरल है, तो डेथ रेट तो कम होना ही था। अब बोला है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए। एजुकेशन एंड अवेयरनेस बहुत नेसेसरी है। फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स, वो सरकार ने नहीं बोला बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, वो सब स्लोगन्स जो वो लेके आए थे ना, उसका रीज़न कहीं ना कहीं यही था, अवेयरनेस क्रिएट करना, दैट वाज द मेन रीज़न। मैरिज की एज बढ़ा देनी चाहिए और वुमन का स्टेटस बढ़ा देना चाहिए कहीं ना कहीं, तो इससे फैमिली साइज़ जो है वो कट शॉर्ट की जा सकती है, दैट इज़ ऑल्सो अ रीज़न विच इज़ गुड एंड पॉसिबल।
अब रेजिंग द स्टेटस ऑफ अ वुमन, जैसे यहाँ पे एज का तो उन्होंने पॉइंट बोला ही है कि एज बढ़ा दो भाई, 18 ईयर्स जो आपने रखा है उसको आप 20 कर दो तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ेगा उससे, कि वो ड्यूरेशन में तो एटलीस्ट बच्चे जो है एक बच्चा तो हो ही जाता है, तो वो तो कहीं ना कहीं काउंट में तो फ़र्क पड़ेगा। अब बोला है कि अगर सोसाइटी में विमेन का स्टेटस बढ़ा दिया जाए कि भाई उनको भी पढ़ाई लिखाई कराना ज़रूरी है, उनकी भी जॉब या कोई प्रोफेशन फॉलो करवाना ज़रूरी है, तो इससे अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहेंगे तो फैमिली टाइम रहेगा लेकिन लिमिटेड, एंड जो बच्चे पैदा करने वाली जो ट्रेंड है उस पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल अपने आप आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, और इससे फ़र्क पड़ता है। इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स में क्या बोला है वो इसमें बताया हुआ है कि बहुत बार ऐसे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लॉन्च करती है जब पॉपुलेशन का बहुत इशू हो जाता है कि आप अपनी फर्टिलिटी को कंट्रोल करवा लो या उस तरीके के ऑपरेट करा लो कि आप फर्दर प्रोडक्शन ना कर पाओ या कंसीव ना कर पाओ, तो ऐसा आप करते हो तो सरकार उसके बदले आपको कुछ बोल सकते हैं बेनिफिट्स देगी या पैसे वैसे देगी या कोई स्कीम्स आपके लिए लॉन्च करेगी। इससे लोगों में एक वो आता है कि हाँ ठीक है हम ये कर सकते हैं, और कंट्रोल जो है पॉपुलेशन पे वो लाया जा सकता है, ये पॉसिबल है। चाइना ने भी ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ लगाई कि भाई 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आपको कुछ फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी एंड ऑल दैट, तो वो सब भी चीज़ें होती है। फिर बोल रहे हैं एक्सपांशन इन द मेडिकल सर्विस एंड इट्स ग्रोइंग इफेक्टिवनेस। मेडिकल सर्विसेज के एक्सपांशन का फ़ायदा ये है कि भाई बच्चों की डेथ जो इन्फेंट की होती थी वो कम हो गई, लोगों की डेथ होना कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया, लेकिन उसकी वजह से नेट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हो रहा है। एंड बीमारियों से भी बचाया जा सकता है लोगों को, सेक्सुअल डिजीज़ेज़ और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़, एड्स और ये सब चीज़ें जो है इनसे भी बचने के लिए अलग अलग रिसर्च चल रही है, और बहुत सारे डिजीज़ की मेडिसिन एंड क्योर एंड प्रिकॉशंस भी अवेलेबल है, ये भी बोला हुआ है। तो ऐसे सब करके गवर्नमेंट और साइंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ हर तरफ से अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, बट मेन पॉइंट ये है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये आपके सामने जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीट करनी है। इसके साथ मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया, जो चैप्टर मैंने आपको करवाना था दैट इज़ डन, एंड 7 चैप्टर आपका पॉपुलेशन के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में अपने बाकी के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन आप इसको पढ़ लो, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप एनी टाइम पूछ सकते हो एंड वी कैन डिस्कस देम। ओके, थैंक यू सो मच।